हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है। So let us wait for 2 more minutes to let everybody join. यस, कैशे कोहेरेंसी सबको क्लियर है या डाउट है? सो आई एम अज्यूमिंग के सबको क्लियर है कैशे कोहेरेंसी। ठीक है, फिर आगे स्टार्ट करते हैं हम। कैशे कोहेरेंसी होता क्या है कि आपके हर प्रोसेसर के पास, अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं या डुअल कोर या मल्टीपल कोर्स हैं सिस्टम में, तो क्या है, हर एक कोर के पास अपनी लोकल कैशे भी होती है। अब कोई शेयर्ड वेरिएबल है जो डिस्क में पड़ा है, उसकी अगर वैल्यू दोनों कैशेस में यूज हो रही है और अपडेट कर रहे हो, तो क्या होगा, एक कैशे में जो एक प्रोसेसर के पास में भी गलत वैल्यू चली जाए। कैसे? लेट अस सपोज हार्ड डिस्क में आपके पास एक प्रोग्राम है और उसमें फाइल है और उसमें x=5 पड़ा है। आपके पास दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं जो P1 एंड P2 हैं, और कहीं जाकर इसमें मान लो ये फोर्थ स्टेटमेंट में आ गया x=x+3, और यहां पर, और फिर इसने कह दिया कि स्टोर कर दिया, और यहां पर आ गया x इक्वल्स टू, सॉरी, यहां पर मान लो 1000 लाइन में आ गया x इक्वल्स टू x-1। क्लियर? अब P1 एक प्रोसेसर के पास जाएगा, मतलब या एक कोर के पास जाएगा, P2 सेकंड, अगर मल्टीपल प्रोसेसर है, हर की अपनी लोकल कैशे भी है। अब इसने P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया और इसकी वैल्यू क्या रख दी उसने, x=x+3। यहां पर अपडेट क्या हो जाएगी, 8, और पास कर दी। और दोबारा जब इसको चाहिए था प्रोसेस 2 को, तो ये पॉसिबिलिटी है कि जब इसने डिमांड की उस प्रोसेस की, तो ये इंस्ट्रक्शन वो x की वैल्यू क्या उठा ले, x=8। जबकि आपको ये प्रोसेस को क्या चाहिए था कि वो कौन सी वैल्यू ले, x=5 वाली। तो इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर 1000 लाइन थी x=x-1, तो यहाँ पर ये x की वैल्यू कितनी स्टोर कर देगा, 7, लेकिन एक्चुअल में कितनी चाहिए थी, 6, सॉरी 4। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है ना, क्योंकि आपका एक ही शेयर्ड वेरिएबल दो प्रोसेसेस यूज कर रहे थे और अलग अलग प्रोसेसर्स पर वो एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? सो अब नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास है कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स। ये कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स क्या है बेसिकली?
यहाँ पर अब ये कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स का मतलब क्या है कि आपके पास एक से दूसरे पे इंफॉर्मेशन एक नोड से दूसरे नोड पे कैसे फ्लो करती है। एक तो होता है आपका क्लाइंट सर्वर, क्लियर। तो एक नेटवर्क से ये सारे कनेक्टेड हैं और एक सर्वर है। तो क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा और सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को मानेगा। मल्टीपल, एक क्लाइंट, एक सर्वर के मल्टीपल क्लाइंट्स हो सकते हैं। जैसे आपका बैंकिंग का सॉफ्टवेयर होता है, एक सर्वर होता है, बाकी बैंक्स में उनके क्लाइंट्स पड़े हैं, तो वो डेबिट एंड क्रेडिट आपको इंफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन एक अप्रोच और होती है जिसमें कोई सर्वर की तरह या कोई क्लाइंट की तरह कोई भी रोल अपना देख सकता है, वो अप्रोच होती है पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। इसमें कोई मास्टर नहीं है, सभी देखो क्लाइंट से क्लाइंट आपकी कम्युनिकेशन हो रही है पीयर टू पीयर। एक बार बस क्लाइंट को नेटवर्क में रजिस्टर्ड होना है, उसके बाद कोई भी किसी को कैसी मर्जी इंफॉर्मेशन भेज सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो इस तरह का मॉडल क्या होता है आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। ये इस बार सिलेबस में नहीं है तो इसको हम इतनी डिटेल में नहीं करेंगे। तो जस्ट आपको बताना था कि क्लाइंट सर्वर क्या होता है और पीयर टू पीयर नेटवर्क्स क्या होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट ये देखो, मैं इसको डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा अगेन, दिस टाइम ये सिलेबस में नहीं है। तो इसमें क्या है आपके पास, ये वर्चुअल मशीन के लिए है। कौन सा अलविंदर, कौन सा, वो क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर। देखो अगर मैं आपको वैसे ही अगर बोलूं कि पीयर टू पीयर नेटवर्क्स क्या है, जैसे फ्रेंड्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, ये नोड्स हैं डिफरेंट, एक दूसरे को कोई भी इंफॉर्मेशन फ्लोट कर सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें, क्लियर, जैसे फ्रेंड्स आपस में करते हैं। और अगर आप क्लासरूम में बैठे हो तो जो टीचर होता है वो क्या करता है, एक तरीके के सर्वर की तरह काम करेगा, और यहाँ पर होगा आपका नेटवर्क जिससे डिफरेंट क्लाइंट्स अटैच होंगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सर्वर, क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर उसको आगे प्रोसेस करेगा। यहां पर अगर आप कह सकते हो कोई भी नोड किसी भी टाइम क्लाइंट भी बन सकती है, किसी भी टाइम सर्वर की तरह भी एक्ट कर सकती है, लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर सर्वर होगा जिसको क्लाइंट रिक्वेस्ट करेंगे तभी वो सर्व करेंगे, क्लियर। चलो आप इसका, मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे, लेकिन आपने घर से क्या देख कर आना है, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इस अप्रोच के आपने पढ़ के आने हैं कि क्लाइंट के क्या है, तो सॉरी क्लाइंट सर्वर मॉडल के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और पीयर टू पीयर नेटवर्क के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो नेक्स्ट है अब हमारा वर्चुअल मशीन, अगेन दिस टाइम दिस इज नॉट इन दिस सिलेबस। और इसमें क्या है कि आपके पास क्या होगा, यहाँ पे हार्डवेयर है, ये क्या है वर्चुअल मशीन मैनेजर, आपकी यूजर प्रोग्राम की तरह मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। हर वर्चुअल मशीन का अपना भी कर्नल होगा, क्लियर, हर वर्चुअल मशीन का अपना भी कर्नल होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपने लिखा हुआ है वर्चुअल मशीन मैनेजर, ये आपका कौन काम करता है, जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेट अस सपोज आपके पास यहाँ पे विंडोज है और आपने
वर्चुअल मशीन के ऊपर एक में लिनक्स कर लिया, मैक कर लिया और अगेन एक विंडोज कर लिया, ये पॉसिबिलिटी है ना, तो वो होगा। तो वर्चुअल मशीन में जो ज्यादातर प्रोसेसेस होंगे वो स्लो होंगे। क्यों होंगे स्लो? पहली बात कि उनको रैम और सीपीयू आप पूरा नहीं दे पाओगे, फुल यूटिलाइजेशन सीपीयू रैम की वो नहीं कर पाएंगे। सेकंड, आपका यहाँ पर अगर वर्चुअल मशीन है तो किस मोड में वो चलेगा? वर्चुअल यूजर मोड, वर्चुअल कर्नल मोड, ठीक है। तो ज्यादातर आपकी, क्योंकि सीपीयू और रैम उनको कम एलोकेट करते हो एक्चुअल सिस्टम की बजाय, तो वो प्रोसेसेस क्या होते हैं, वर्चुअल मशीन पर स्लोली रन करते हैं। एडवांटेज क्या है कि रिसर्च पर्पस के लिए आपको इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं करने पड़ते, आप वर्चुअल मशीन डाल देते हो, ठीक है। सेकंड एडवांटेज क्या है कि आप पूरी की पूरी वर्चुअल मशीन को पोर्टेबल है, आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में सीधा ऑपरेट कर सकते हो। क्लियर? हाँ जी, इसमें किसी को डाउट हो? इसमें किसी को डाउट हो तो ठीक है। ये आपका हो गया वर्चुअल मशीन। अब एक टॉपिक आपका और कई बार पूछ लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग या मल्टी प्रोसेसिंग कर लिए हैं। उसके अलावा कई बार पूछ लिया जाता है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या हैं, जिसमें टाइम बड़ा क्रूशियल फैक्टर है। कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जैसे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया हुआ है एयरपोर्ट ट्रैफिक के लिए, तो तब वहां पे टाइम बड़ा क्रूशियल है, तो इसलिए आपको वो किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होंगे? जैसे आपकी घर की डिवाइसेस हैं, होम अप्लायंसेस हैं, जैसे एसी है, वॉशिंग मशीन है। देखो, ये इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, लेकिन उनके अंदर ही, चिप के अंदर ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से दिया हुआ है, ताकि आप उसको ऑपरेट करते हो, जो यूजर से इंटरेक्ट करता है और हार्डवेयर को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। क्लियर? तो ये आपका ऑल अबाउट चैप्टर 1 हुआ है अभी तक। यहां इसमें किसी को कोई डाउट हो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, तो आप फिर चैप्टर 2 स्टार्ट करें। लूजली एंड टाइटली कपल्ड सिस्टम्स, यस, लूजली एंड टाइटली कपल्ड सिस्टम, ये टर्म आपने कहां यूज की? एनीबडी? कोई इसको एक्सप्लेन करेगा? लूजली एंड टाइटली कपल्ड सिस्टम कहां पर ये टर्म आपने यूज करी? ये करी थी आपने जब आप मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स कर रहे थे, तब यहाँ पे आपको एक टर्म आई थी कि ये लूजली कपल्ड सिस्टम है या टाइटली कपल्ड सिस्टम है। हाँ जी, तो लूजली कपल्ड सिस्टम कौन से होंगे? यस, एनीबडी? यस, लूजली कपल्ड का मतलब क्या है? यस, टाइटली कपल्ड सिस्टम का मतलब क्या है कि शेयर्ड मेमोरी। कौन सी शेयर्ड मेमोरी? जो रैम की बात की जाती है। अगर उनमें, क्योंकि वो टाइटली कपल्ड सिस्टम है, तो उसमें रैम शेयर्ड है, तो मतलब वो सिस्टम दो कोर्स हैं आपके प्रोसेसर की, रैम शेयर कर रही हैं, तो वो आपस में ज्यादा टाइटली कपल्ड है, मतलब ज्यादा अच्छे से अटैच्ड है। लूजली कपल्ड मींस जो ज्यादा अच्छे से अटैच्ड ना हो। जैसे आपके जो क्लस्टर्ड सिस्टम्स हैं वो क्या हैं?
लूजली कपल्ड सिस्टम। क्यों? उसमें ऑन अ नेटवर्क होता है। कैसे? जैसे शेयर्ड एरिया नेटवर्क में वो डिस्क आपकी उसमें अटैच हुई है, वहां तो पूरे का पूरा सिस्टम अटैच हुआ है क्लस्टर्ड में, तो वो क्या है? लूजली कपल्ड। लेकिन टाइटली कपल्ड में क्या है? आपके मल्टीपल प्रोसेसर्स, या फिर उससे भी ज्यादा टाइटली कपल्ड क्या है? जो आपकी मल्टी कोर है। कोर्स क्या है? एक ही चिप पे अटैच्ड हैं, मतलब एक ही यूनिट पे दो चिप्स अटैच्ड हैं, तो वो क्या हो गया आपका? टाइटली कपल्ड। क्लियर? एनी मोर डाउट? यस। सेकंड, देखो डायग्राम को देखो यार, उसकी अगेन आप, जो आपका लूजली कपल्ड, सॉरी टाइटली कपल्ड में क्या है? जैसे आपका CPU 1, CPU 2 और ये एक ही रैम के साथ हैं, ये आपस में ये वाला सिस्टम क्या होगा? टाइटली कपल्ड। लूजली कपल्ड क्या है? जैसे एक सिस्टम पूरा है, इसमें रैम भी होगी, ये एक सिस्टम पूरा है, इसमें भी अपनी एक रैम होगी, और ये एक नेटवर्क के थ्रू अटैच्ड है। तो अब ये इतने अच्छे से अटैच नहीं है ना, क्योंकि इनकी रैम तो अलग अलग है, लेकिन ये एक शेयर्ड मेमोरी, मतलब हार्ड डिस्क वाली सेकेंडरी मेमोरी को शेयर्ड कर रहे हैं। तो ये कौन से हो गए? लूजली कपल्ड। और ये कौन से हो गए? टाइटली कपल्ड। क्लियर? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? तो अब देखो, जो चैप्टर 2 है, इसके भी कुछ पोर्शंस हमने किए हैं और कुछ अभी हम करेंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाता है, समझ नहीं आया दोबारा देख लो इसको। देखो, अगर मैं बोलूं कि टाइटली कपल्ड, उसकी टर्म को थोड़ा सा एनालाइज करो कि टाइटली कपल्ड भी ज्यादा अच्छे से जुड़े हुए हैं। कौन से ज्यादा अच्छे से जुड़े होंगे? मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? दो प्रोसेसर आपके एक ही कंप्यूटर के अंदर हैं। क्लियर? तो वो अच्छे से जुड़े हुए हैं, ज्यादा अच्छे से, मतलब टाइटली कपल्ड है। लूजली कपल्ड का मतलब क्या है? दो सिस्टम आपके अलग अलग हैं, वो इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो वो कौन से होंगे? लूजली कपल्ड। अब क्लस्टर्ड सिस्टम्स में क्या है? इंटरनेट के या नेटवर्क के थ्रू आपकी सेकेंडरी मेमोरी जुड़ी हुई है, डेट इज हार्ड डिस्क। आप या उनकी पर्सनल हार्ड डिस्क भी है हर पीसी की, और सेकेंडरी मेमोरी के थ्रू भी उनकी हार्ड डिस्क अटैच हुई हुई है। क्लियर? सो नेक्स्ट है, अभी देखो ये जो चैप्टर 2 है, इसमें आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज सभी को मालूम है कि आगे भी हम करेंगे इसमें, कि कौन कौन सी होती है। कि एक मेन है कि रिसोर्स एलोकेटर है, ठीक है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल मैनेजर है। अब यहाँ पे डिफरेंट इसकी सर्विसेज हो सकती हैं। पहली बात, इंटरफेस प्रोवाइड करना, फिर प्रोसेस को देखना, मेमोरी मैनेज करना, ठीक है, एंड डिफरेंट मोर थिंग्स, डिस्क को अरेंज करना, इनपुट आउटपुट देखना, ये सारी इसकी सर्विसेज हैं। क्लियर? यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, ये दो तरह का होता है, आपकी कमांड लाइन या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है सिस्टम कॉल्स। हाँ जी, सिस्टम कॉल क्या होती है आपकी? सिस्टम कॉल, अगर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने कर्नल से कोई भी सर्विस लेनी है,
तो वो सॉरी यूजर प्रोग्राम ने कर्नल से कोई भी सर्विस लेनी है वो थ्रू और थ्रू ओनली सिस्टम कॉल ही ले पाएगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल क्या है? अब देखो कोई भी सर्विस लेनी है तो सिस्टम कॉल जनरेट करनी पड़ेगी, तो बहुत सारी सिस्टम कॉल होंगी, हर चीज के लिए सिस्टम कॉल होंगी। तो हम इसमें यहां पर इसके साथ ही हम फॉक सिस्टम कॉल करेंगे। ठीक है, इसको डिटेल में यहां पे कर लेंगे। नेक्स्ट है सिस्टम प्रोग्राम्स। ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये कोई खास नहीं है, ये तो सिलेबस में नहीं है, ये हमने कर चुके, और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, इसको जनरली हम टाइप्स ऑफ कर्नल में बोलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का होगा, तो ये अभी हम करेंगे। अगले लेक्चर तक ये पूरा हो जाना चाहिए, या तो इस सैटरडे आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी या अगले सैटरडे। ठीक है, तो उसमें हम फॉक के प्रोग्राम्स और न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बाकी अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो मे बी इसको ऐसे ही सुनना पड़े, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं इसके ऊपर लगाएंगे क्योंकि थ्योरी सुन के थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। ये वाला हम सिस्टम बूट कर चुके। देखो यूजर इंटरफेस आप सभी को मालूम है, एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ये मैंने पहले भी जब पहले कुछ लेक्चर्स में आपको दिखाया भी था, जैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट से करते हो तो वो क्या है, कमांड लाइन इंटरप्रेटर। अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है तो आपका GUI बेस आप करते हो। ठीक है, ये उसकी सर्विसेज है, इसको जस्ट गो थ्रू होना। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। अब फाइल सिस्टम का क्या मतलब है? हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फाइल सिस्टम होगा। आप पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हो, वो पूछता है कि फैट से करनी है या NTFS से। ठीक है, तो फैट की फुल फॉर्म क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। NTFS की न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो वो डिफरेंट फाइल सिस्टम्स हैं जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। ठीक है, अब ये इसकी आपको एग्जांपल क्या दूं कि आपके पास फाइल सिस्टम होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। लेट अस सपोज ये मेरे पास फोल्डर है, यहां तो इसका सेम है साइज। एक मिनट, आप कभी यहां पर जाकर विंडो फोल्डर में प्रॉपर्टीज देखना। ठीक है, यहां पर एक आएगा साइज, एक आएगा साइज ऑन डिस्क। अब जब भी ये एग्जीक्यूशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी, या डिफरेंट फोल्डर्स में भी कई बार होता है कि जरूरी नहीं इसी फोल्डर में, कि ये जो साइज ऑन डिस्क है ये हमेशा ज्यादा होगा साइज से। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके फाइल एलोकेशन टेबल ने उतने ब्लॉक्स उस फाइल के लिए रख दिए, ब्लॉक कर दिए। तो वो कौन कर रहा है? आपका फाइल एलोकेशन टेबल। ये अभी कहोगे कि आप यहाँ पर तो कम शो हो रहा है, लेकिन ये अभी के लिए, जब ये पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, साइज ऑन डिस्क विल बी मोर देन एक्चुअल साइज ऑफ फाइल। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका फाइल सिस्टम ऐसा कर रहा था, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का, विंडोज का फाइल सिस्टम ऐसा कर रहा था। क्लियर? किसी को डाउट? मैं एक एग्जांपल कोई छोटी देखना चाहता था जिसमें ये हो। ये देखो साइज कितना है,
94.2 किलोबाइट, लेकिन साइज ऑन डिस्क कितना है 100 किलोबाइट। ऐसा क्यों? क्योंकि विंडोज के फाइल सिस्टम ने उतने ब्लॉक्स उसके लिए एक फोल्डर के लिए ऑक्यूपाई किए हुए हैं कि कम से कम इतने बाइट्स पर ब्लॉक वो लेगा ही लेगा, ठीक है। तो इसके लिए 100 किलोबाइट्स है, लेकिन एक्चुअल साइज कितना है इस फोल्डर का 94.2 किलोबाइट। तो ये कौन मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए? फाइल सिस्टम। तो यहां पर वो आया। नेक्स्ट है हमारे पास वेट अ मिनट, नेक्स्ट है कम्युनिकेशंस। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशंस होती हैं, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। एरर कोई आ रही है तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा। रिसोर्स एलोकेशन तो होती है। हाँ जी, अकाउंटिंग क्या होती है कि आपके पास ये एक तरीके की लॉग इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है कि कितने यूजर ने कितना डेटा अभी तक यूज किया है, किसकी कितनी सर्विसेज इसने यूज की है। जैसे आप टास्क मैनेजर ओपन करते हो तो क्या होता है आपके पास, उस की सारी लॉग डेटा आपके पास ओपन हो जाता है कि इस टाइम इसकी इतने % मेमोरी यूज हो रही है, इतना % ये हो रहा है। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ये तो आजकल सभी को मालूम है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। आपने देखी होगी टर्म्स, फायरवॉल आ जाती हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो कौन कौन सी है? फाइल सिस्टम, कम्युनिकेशन, एरर डिटेक्शन, रिसोर्स एलोकेशन, अकाउंटिंग, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। क्लियर? तो ये तो बेसिक बात है। एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि ये सारी देखो जो सिस्टम कॉल्स के नीचे है, यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा हिस्सा होगा? कर्नल। एम आई क्लियर? कि जहां पर इन्होंने सर्विसेज लिखी हुई हैं, ये सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा? कर्नल। क्योंकि कोई भी अगर आज यूजर प्रोग्राम को कुछ चाहिए सर्विस, तो वो सिस्टम कॉल के थ्रू लेगा। और एवरीथिंग दैट लाइज बिटवीन हार्डवेयर एंड सिस्टम कॉल इज कर्नल, वो कर्नल का ही पार्ट है। ये कमांड लाइन इंटरप्रेटर है, ये जैसे शो किया हुआ है, या चाहे लिनक्स का हो चाहे आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट हो विंडोज में, ठीक है। GUI ये हम नॉर्मली यूज करते हैं। मैं माउस की फंक्शनैलिटी से ऐसे राइट क्लिक करता हूं, जो भी ये आ गया, ये कौन सा है? GUI इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये सभी को पता है, जो भी आप लोग सभी यूज कर रहे हो वो क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आई है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अभी मैंने आपको बताया कि सिस्टम कॉल क्या होती है, कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल की कोई भी सर्विसेज चाहिए एक यूजर प्रोग्राम को, तो वो थ्रू सिस्टम कॉल लेगा। लेकिन ये सिस्टम कॉल्स बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत ज्यादा सिस्टम कॉल्स हो सकती हैं। यहां पर इन्होंने क्या किया है कि आपके पास एक फाइल से दूसरे फाइल में अगर आपने कॉपी करना है, यहां पर जो ये क्या डायग्राम इलस्ट्रेट कर रही है, कॉपी फ्रॉम वन फाइल टू अनदर। तो क्या है? एक्वायर इनपुट फाइल नेम पहले,
फाइल नेम लोगे, उसके लिए एक प्रॉम्प्ट मैसेज आएगा स्क्रीन के ऊपर के एंटर इनपुट, ठीक है। फिर जिस फाइल में वो कॉपी करना है उसका फाइल नेम होगे, उसके लिए मैसेज आएगा स्क्रीन के ऊपर, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट करेगा। हर एक चीज के लिए आपके पास क्या होगी, सिस्टम कॉल जनरेट करनी पड़ेगी, क्लियर। ऐसे ही फिर नेक्स्ट उसके लिए ओपन करोगे, ठीक है। अगर क्रिएट आउटपुट फाइल आप कर रहे हो, अगर पहले से है तो अबॉर्ट होगी, क्योंकि आपके पास वो उस नाम की फाइल पहले से ही है, तो मैसेज जनरेट होगा स्क्रीन के ऊपर के फाइल, तो इसके लिए भी सिस्टम कॉल चाहिए। तो मतलब हर एक छोटी से छोटी इंस्ट्रक्शन के लिए एक सिस्टम कॉल चाहिए। पर सेकेंड थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम कॉल्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। तो अगर आप एप्लीकेशन यूजर प्रोग्रामर हो, एप्लीकेशन प्रोग्रामर हो, तो आपके लिए इतना सारा कुछ, इतनी सिस्टम कॉल्स को ध्यान में रखना पॉसिबल नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बना देते हैं। मान लो एक कॉपी का बना दिया, उसमें इसके लिए कॉपी नाम का फंक्शन होगा जिसमें सारी सिस्टम कॉल्स पहले से ही होंगी। तो आपके पास प्रोग्रामर जो होगा, बजाय कि इतनी सिस्टम कॉल्स के साथ डील करे, वो क्या करेगा, कॉपी कमांड को करेगा। ये तो सिर्फ समझाने के लिए, एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि कॉपी नाम की कोई एपीआई फंक्शन है। ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस में मतलब क्या है कि बजाय के प्रोग्रामर एक एक सिस्टम कॉल को करता जाए, उसके लिए एप्लीकेशन इंटरफेस के कुछ फंक्शंस दे दिए जाते हैं जिसको वो सीधा कॉल करता है। हाँ जी, इस यहां तक किसी को कोई डाउट हो, यू कैन आस्क, फिर मैं आगे चलूंगा। एप्लीकेशन इंटरफेस क्या है, प्रोग्रामर की हेल्प के लिए बनाया गया है, क्योंकि प्रोग्रामर को इतनी सिस्टम कॉल्स का ध्यान रखना मुश्किल होगा। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम एपीआईज, उनके फंक्शंस उसको दे दिए गए हैं। ओके, देखो ये समझ में आ गया कि एक छोटे से ऑपरेशन को करने के लिए मल्टीपल सिस्टम कॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एक छोटे से उसको करने के लिए मल्टीपल सिस्टम कॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहां पर आपने कॉपी करना था, तो आपको कितनी सिस्टम कॉल्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो आपके पास प्रोग्रामर को सीधा आपने सिस्टम कॉल्स नहीं दिया, उसका एक्सेस एक तो सिक्योरिटी का हो गया इशू। सेकंड चीज क्या है कि आपको उसने एप्लीकेशन इंटरफेस दे दी, ताकि एक फंक्शन बना दिया। एप्लीकेशन इंटरफेस लाइब्रेरी होगी आपके पास, जैसे यहां पर लिखा है कि विंडोज के लिए Win32 एपीआई चलती है, ये पुराने, आजकल तो विंडोज 64 है, उसके लिए अलग से एपीआई है। पोजिक्स एपीआई आपके मैक और लिनक्स बेस्ड सिस्टम्स के लिए होती है, और जावा एपीआई आपकी जावा वर्चुअल मशीन्स के लिए होती है। अब ये एपीआईज में होगा क्या, एपीआईज में आपके पास डिफरेंट फंक्शंस होंगे जो कि प्रोग्रामर यूज कर सकता है, ठीक है। अब किसी एपीआई फंक्शन में मोर देन वन सिस्टम कॉल भी हो सकती है। कई एपीआई फंक्शन का नेम बिल्कुल सेम भी हो सकता है सिस्टम कॉल से, जैसे फॉक आपके पास यूजर आपका कर सकता है, ठीक है। तो अब क्या है कि सिस्टम कॉल को डायरेक्टली प्रोग्रामर को देने की बजाय आप प्रोग्रामर को क्या दे रहे हो, एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस, जिसमें मल्टीपल सिस्टम कॉल्स होती हैं, हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि उस फंक्शन का नेम उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम कॉल के साथ सेम भी हो सकता है, ठीक है। यहां तक डाउट हो किसी को? सीधी सी बात है, प्रोग्रामर एपीआई से डील करेगा, वो सिस्टम कॉल से डील नहीं करेगा। समझ में आ गया?
ये बात कि प्रोग्रामर किससे डील करेगा, एपीआई से, वो सिस्टम कॉल से डील नहीं करेगा। दोबारा सुनो, प्रोग्रामर किससे डील करेगा, एपीआई से। क्यों डील करेगा एपीआई से, क्योंकि पहली बात कि एपीआई में मल्टीपल, यस, सिस्टम रिसोर्सेज मत बोलो, कर्नल सर्विसेज बोलो। देखो, अगर कर्नल की, मैंने सबसे पहले बात बताई है कि अगर कर्नल की कोई भी सर्विस चाहिए तो आप सिस्टम कॉल जनरेट करते, ठीक है। अब एपीआई भी सिस्टम कॉल इज अ टाइप ऑफ इंटरप्ट, मतलब आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को आप सिस्टम कॉल जनरेट करती है, ठीक है। अगर कर्नल की कोई भी सर्विस चाहिए तो वो सिस्टम कॉल देगी। कर्नल की कोई भी सर्विस चाहिए वो सिस्टम कॉल के थ्रू ही जाएगा। तो सिस्टम कॉल क्या करेगा, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट करेगा। क्लियर? तो बेसिकली तो इंटरप्ट ही है। तो ये जो किसी ने पूछा था कि एपीआई क्या करती है, बिल्कुल वैसी जैसे आप बोलते हो कि कर्नल की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास एक फंक्शन है, लेकिन मैंने तो बोला है कि वो सिस्टम कॉल काम करती है उसके लिए। तो एपीआई क्या है, एपीआई एक सिंपलर प्रोग्राम है जो यूजर को दिया गया है इंटरफेसिंग के लिए। अब बात सुनो, यहाँ पर एक मैं थोड़ा सा आपको इसकी डायग्राम से करा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर यूजर एप्लीकेशन है, यहां पर जो इसने ओपन किया ये क्या है आपका एपीआई। यूजर प्रोग्राम इस ओपन फंक्शन को कॉल करेगा। अब ये जो ओपन फंक्शन है इसके अंदर ओपन नाम की सिस्टम कॉल है। क्लियर? अब अगर इस डायग्राम को मैं ऐसे बना दूं, मान लो कोई किसी ने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, और उसने यूजर प्रोग्राम ने कॉपी नाम का फंक्शन चला दिया, कॉपी file1, file2, उसके दो पैरामीटर्स थे। मान लो कि ये एक एपीआई का फंक्शन है। एक्चुअल में देखो ये फंक्शन नहीं होगा, लेकिन मैं वैसे अज्यूम करके आपको बता रहा हूं। यहां तक क्या था आपका यूजर मोड। यहां पर जो भी आपकी लाइब्रेरी है उसकी एपीआई लाइब्रेरी है, मान लो पोजिक्स है, जावा वर्चुअल मशीन है, कोई भी है, उसने इस कॉपी फंक्शन के बाद जो आपके पास मल्टीपल सिस्टम कॉल्स जनरेट हुई थी वो इस कॉपी फंक्शन से उठा ली। इस कॉपी फंक्शन की एपीआई में क्या पड़ा था, रीड फाइल, ओपन फाइल, ट्रांसफर फाइल, मान लो ये सारी क्या है सिस्टम कॉल्स हैं। फिर रीड सेकंड फाइल। तो आपने यूजर प्रोग्रामर को क्या दे दिया कि एक कॉपी नाम का फंक्शन, लेकिन एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, इतनी सारी सिस्टम कॉल्स इस फंक्शन के थ्रू कॉल कर रहा है। क्लियर? क्लियर है भाई? अब इस डायग्राम को आपको समझने में आसानी होगी। दोबारा देखो, इस यूजर एप्लीकेशन के पास जो प्रोग्रामर था उसके पास ओपन नाम की यहाँ पर क्या है एपीआई का फंक्शन है। उस एपीआई फंक्शन के अंदर ओपन नाम की ही सिस्टम कॉल पड़ी थी जिसने ओपन सिस्टम कॉल को चलाया। कर्नल की सर्विस तो आप सिस्टम कॉल से ही लोगे, लेकिन यूजर प्रोग्राम के लिए वो सिस्टम कॉल कौन कॉल कर रहा है, एपीआई। तो फिर एपीआई का एडवांटेज क्या है,
पहली बात कि आपको मल्टीपल सिस्टम कॉल्स राइट करने की रिक्वायरमेंट नहीं, एक फंक्शन के थ्रू ही हो सकता है। सेकंड कि मान लो अलग अलग आपके पास सिस्टम्स हैं, उसमें भी आपके अगर कॉमन एपीआई है, एक कॉमन एपीआई बनाकर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पोर्ट कर सकते हो। लेकिन एक्चुअल में इसमें बाद में पता चला कि डिफिकल्टी काफी आती है। लेकिन एपीआई का कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ जी, अगर डाउट है तो फिर से पूछो। फिर मैं एक बात इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं कि एपीआई सीधे के सीधा प्रोग्रामर एक्सेस करता है। किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामर का, जो यूजर एप्लीकेशन बना रहा है। आप एंड्रॉयड की ऐप बना रहे हो, ठीक है, आप एंड्रॉयड स्टूडियो में एक उसकी एपीआई का फंक्शन सीधा कॉल कर लेते हो, बजाय कि आपको सिस्टम कॉल से लेना देना हो। प्रोग्रामर को सिस्टम कॉल का कुछ नहीं पता, उसने तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ने एपीआई दिए हुए हैं वो रखे। क्लियर है ये? हाँ जी, अगर डाउट है एपीआई और सिस्टम कॉल में पूछो। Yes, programmer uses API to use any services of kernel। ये नहीं मैं बोलूंगा कि GUI ही करे, क्योंकि पहले की एप्लीकेशन ये जरूरी नहीं कि आप GUI बेस ही करो। GUI तो आपका इंटरफेस है ना। प्रोग्रामर ने अगर कर्नल की सर्विस लेनी है तो वो किसके थ्रू लेगा? एपीआई को कॉल करेगा, वो एपीआई के फंक्शन को, और वो फंक्शन सिस्टम कॉल को कॉल करेगा। क्लियर? सो अब यहां पर लिखा हुआ है कि सिस्टम, देखो अब हमने एपीआई और सिस्टम कॉल को कर लिया डिस्कस। अब सिस्टम कॉल में आपके पास इसका क्या मतलब है? देखो सीपीयू के पास जो रजिस्टर्स हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है। ये तो आप सी लैंग्वेज में भी देखते हो कि अगर रजिस्टर नाम का वेरिएबल करते हो तो वो लिमिटेड है। अगर किसी सिस्टम कॉल को पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है, अब देखो सिस्टम कॉल भी अंदर कैसे बनी हुई है, एक फंक्शन की तरह। उनको अगर पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है, अगर वो पैरामीटर्स कम हैं तो वो रजिस्टर में स्टोर कर दिए जाते हैं। लेकिन अभी मैंने बताया कि एक ही टाइम पर आप पर सेकंड मल्टीपल सिस्टम कॉल्स रन होती हैं। तो वो रन कैसे होती हैं? आपके पास अगर वो रन होगी तो मतलब मल्टीपल फंक्शंस रन हो रहे हैं पर्टिकुलर टू सिस्टम कॉल, तो उनको अगर पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है तो वो रजिस्टर में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ रजिस्टर्स कम है। तो वो क्या करेगा, एक टेबल बना लेगा और टेबल में पैरामीटर्स स्टोर करेगा। और रजिस्टर में क्या होगा, आपके पास उस टेबल का एड्रेस, के रैम में वो कहां पर पड़े हैं उसका एड्रेस कहां पर होगा, इस रजिस्टर में। हाँ जी, इस पॉइंट में किसी को डिफिकल्टी दोबारा सुन लो। अगर मान लो फॉक सिस्टम कॉल है या कोई और भी सिस्टम कॉल है, ये है क्या, एक फंक्शन। फंक्शन को क्या है, फंक्शन में आप क्या पास कर सकते हो, पैरामीटर्स, ये सभी को मालूम है। तो उन वो पैरामीटर्स स्टोर कहां पर होंगे, क्योंकि इसको तो क्विक एक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो वो पैरामीटर्स जनरली रजिस्टर में स्टोर कर दिए जाते हैं। लेकिन अब रजिस्टर में स्टोर होते हैं और सिस्टम कॉल जैसी वो कॉल करता है तो हर सिस्टम कॉल के कॉरेस्पॉन्डिंग एक नंबर होगा, वो वहां से उठाता है और वो रजिस्टर में वो पैरामीटर होता है और यूज करता है। लेकिन अगर वो नंबर ऑफ रजिस्टर्स तो आपके लिमिटेड हैं और जो पैरामीटर्स हैं वो ज्यादा हैं, यूज हो रहे हैं, तो कैसे होगा? तो आपके पास पैरामीटर्स जो होंगे वो एक टेबल में स्टोर किए जाएंगे और रजिस्टर में क्या होगा, उस टेबल का एड्रेस। रजिस्टर में क्या होगा, उस टेबल का एड्रेस। हाँ जी, यहां तक किसी को डाउट हो?
ये डायग्राम क्लियर है या नहीं? आपका यूजर प्रोग्राम है, उसको एक पर्टिकुलर सिस्टम कॉल की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा, अब से आपका सिस्टम कॉल और एपीआई हम एक ही तरह उसको मान रहे हैं, तो उसने सिस्टम कॉल कॉल की, हर सिस्टम कॉल का नंबर है, मान लो सिस्टम कॉल 13 उसने कॉल की, तो ये यहां पर देखेगा रैम में उसका कहां पर है। अब उस सिस्टम कॉल के जो पैरामीटर्स हैं वो कहां पर स्टोर होंगे? बेस्ट वे है कि वो रजिस्टर में स्टोर कर दिए जाएं, लेकिन सीपीयू के रजिस्टर की काफी लिमिटेड मेमोरी होती है, तो अगर सीपीयू के रजिस्टर की काफी लिमिटेड मेमोरी है तो वो कहां पर स्टोर करता है? अगेन पैरामीटर्स को भी रैम में स्टोर करता है, लेकिन यहां पर उस टेबल का एड्रेस पास करता है। क्लियर है ये? एनी डाउट? तो ये जो टेबल में पैरामीटर्स पास करता है, इस टेबल को कई ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैक की तरह बनाते हैं और वो स्टैक में पुश और पॉप ऑपरेशन करते हैं, जैसे यहां पर लिखा गया है। क्लियर? अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। तो आई अज्यूम के नो डाउट्स। तो लेक्चर करते हैं हम ओवर, अब टाइम हो चुका है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम फॉक सिस्टम कॉल को डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर प्रोग्राम्स और न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये तो एक्स है कि पैरामीटर्स फॉर कॉल, एक्स क्या है, पैरामीटर्स क्या चाहिए उस सिस्टम कॉल के लिए। एक्स क्या है, मान लो आपका कोई फंक्शन है सम, मान लो सम नाम की आपकी सिस्टम कॉल है, तो सम एक्स कॉमा वाई, तो वो यहाँ पर उसकी बात की जा रही है, पैरामीटर्स फॉर कॉल। ये एक्स टेबल का एड्रेस है या पैरामीटर्स का? ये एक्स तो अब किसी का भी एड्रेस नहीं है ना, एक्स तो बेसिकली पैरामीटर्स हैं, एक्स पैरामीटर्स हैं। अगर रजिस्टर में आपके पास मेमोरी कम रह गई, मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर्स कम रह गए, तब यहाँ पर इस रजिस्टर में एक्स, एक्स अगर कोई पैरामीटर है तो उस जो कॉरस्पॉन्डिंग उसके एक्स वाई जेड कितने भी पैरामीटर्स हैं आपके स्टोर्ड हैं टेबल में, तो उस रजिस्टर में उसका एड्रेस स्टोर किया जाएगा। ये मैं स्लाइड्स आपको भेज दूंगा।